हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे थे संविधान की। संविधान में हम 5वें भाग को देख रहे थे, जिसमें हम पार्लियामेंट की बात कर चुके थे। संसद के बारे में बहुत सारी हमने चर्चाएं कर ली थी। अपर हाउस, लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा, लोकसभा कैसे गठन होता है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या कार्य प्रणाली है, उन सारी चीजों को हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। और ये सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी भारतीय संविधान की, जिसमें हमने पूरे वीडियो को रखा हुआ है। हमने पिछले वीडियो में कुछ चीजों पे डिस्कस किया था। इसमें कुछ चीजों को मैंने डिटेल में नहीं बताया था, जिससे हमने बात करी थी बिल के बारे में। बिल मतलब विधेयक कहलाता है, और बहुत सारे अलग अलग बिल पारित किए जाते हैं संसद के द्वारा। क्यों? क्योंकि संसद को ही तो कानून बनाने की शक्ति दी हुई है। तो उन बिलों के बारे में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया था। अभी डिटेल में बात करनी हुई थी, तो मैंने कहा था कि वो हम अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल या विधेयकों की बातें हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपको पूरी अंतिम तक देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, या फिर क्या वित्त विधेयक होता है, क्या अनुदान है। सारी की सारी चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो भाई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरी तैयारी आपकी जनरल स्टडीज की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधेयक में हम देखने वाले थे सबसे पहले धन विधेयक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धन विधेयक का कॉन्सेप्ट। इसको मनी बिल कहा जाता है इंग्लिश में, और ये कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मनी बिल क्या है, क्या है मनी बिल। तो उस पर तो हम डिस्कस करेंगे। देखो, मनी बिल से संबंधित दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 109 जिसपे हम अभी डिस्कस करेंगे, और 110। ठीक है, तो मनी बिल का संबंध, उसकी प्रक्रिया जो है, ये आर्टिकल 109 में है, और मनी बिल की बात जो करी गई है वो 110 में करी हुई है। प्रक्रिया वगैरह 9 में और 10 से संबंधित है। ठीक है, तो मनी बिल का क्या मतलब है, क्या कैसी प्रक्रिया होगी, उसके लिए ये बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिएगा। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि धन विधेयक ऐसी चीज है जो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रतिस्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, राज्यसभा में क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति की अनुमति से पहले अनुमति मिल जाती है राष्ट्रपति की, और इस अनुमति से धन विधेयक लाया जाता है। अब इसको लोकसभा में पास कर दिया गया, और फिर जाता है कोई भी विधेयक दूसरे हाउस में, अपर हाउस में, राज्यसभा में। तो राज्यसभा से उसको ठुकराया नहीं जा सकता। जी हाँ, उसको पास करना होगा, 14 दिन का समय होता है। और राज्यसभा को ये भी अधिकार है, वैसे सच्चाई तो ये है कि एक बार वो ये भी कर सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आप कर सकती है, संशोधन कर लीजिए। लेकिन वो ना भी करे लोकसभा, तो वो पारित माना ही जाता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित तो किया जाता है, अग्रेषित किया जाता है, उनको भेजा जाता है। और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि इनके पास अधिकतम होती है, 14 दिन का समय होता है। उसमें ये क्या करेंगे, उस विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देगी। सिफारिश भी कर देती हैं कि भैया ये संशोधन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बाकी पारित तो कर ही देती। ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी यकीनी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, और उसके बाद विधेयक पारित हो जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोबारा क्या है, दोनों सदनों से पारित किया गया समझा जाता है। बहुत सिंपल सब कॉन्सेप्ट है इसमें। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो भी धन विधेयक क्या है, राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए बिना, किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों में उसी रूप में क्या हो जाता है, पारित कर दिया जाता है। तो वो कोई समस्या है नहीं। तो इसीलिए बहुत बड़ी शक्ति होती है लोकसभा की धन विधेयक से संबंधित। पैसे का जो भी मैटर है वो यहीं से आता है। ठीक है, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस नहीं लौटाया जाता है, तो भी उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अगर वो 14 दिन की अवधि समाप्त हो गई तो भी उसको पारित किया समझा जाएगा, जैसे वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। धन विधेयक की परिभाषा जो दी हुई है वो कहां दी हुई है, आर्टिकल 110 में दी हुई है। धन विधेयक की व्यवस्थाएं कैसे क्या होना है उसके संबंध में चीजें तो 109 में बताई,
लेकिन धन विधेयक क्या कहलाता, किसको धन विधेयक मानेंगे, इसकी परिभाषा 110वें आर्टिकल में है। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में, तो कौन सा मतलब परिभाषा ही पूछ रहे हैं ना कि धन विधेयक का क्या मतलब है, कहाँ है ये, तो ये मतलब बताया है परिभाषा 110 में, इसलिए हमेशा 110 जनरली पूछा जाता है। क्या होता है धन विधेयक, तो सुन लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा, कब समझा जाएगा, जब निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उस बिल में, विधेयक में उपबंध किए गए। कौन कौन से, निम्नलिखित में से किसी कर का अधिरोपण, कोई टैक्स लगाया जा रहा है, उत्साधन हटाया जा रहा है, उसका परिहार किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उसमें चेंज किया जा रहा है, या उसको रेगुलेट करने की बात चल रही है, यानी टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज लगाया जाना, उसमें चेंज करना, उसको विनियमित करना, रेगुलेट करना, ये सारी चीजें अगर किसी विधेयक में है तो वो धन विधेयक माना जाएगा। या भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का, प्रत्याभूति समझते हैं, हाँ, प्रत्याभूति स्टॉक वगैरह, इसका विनियमन करना, या भारत सरकार के द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन करना। मतलब क्या है, भारत सरकार कह दे कि भैया मैं वहन करूंगा इस खर्चे को, तो अपने ऊपर उन्होंने ये वित्तीय बाध्यताएं ले ली हैं, तो ये इससे संबंधित कोई भी विधि का संशोधन करना भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, यानी टैक्स से संबंधित, किसी भी पैसे के उपयोग से संबंधित। इसके अलावा संचित निधि, आकस्मिक निधि, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, ये हम बात कर चुके थे इस पे, है ना, करी थी कि नहीं करी थी, हाँ हमने बात करी है कैग वाले वीडियो में, है ना, जी हाँ। तो संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि से धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, किसमें से, इनमें से, यही तो इनके खाते हैं, इनमें से पैसा निकलता है, सरकार के खाते तो यही है, तो इनमें से धन इनमें जमा करना या निकालने से संबंधित विधि बनाना। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना, ठीक है। इसके अलावा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, यह भी धन विधेयक कहलाएगा। या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य लेखाओं की संपरीक्षा करना। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे के मुद्दे में जो धन से उससे प्राप्त करना, या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा राज्य संघ की लेखाओं की संपरीक्षा करना, ये सभी के सभी यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, ये धन विधेयक से संबंधित चीजें हैं। यानी संचित निधि की बात चल रही हो, आकस्मिक निधि की बात चल रही हो, या जो लोक लेखा अकाउंट्स है उनकी बात चल रही, तो इनसे पैसा निकालना, जमा करना, इनमें कोई नया जोड़ना खर्चा, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह इसमें जुर्माने लगा रहे हैं या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण या अनुज्ञप्तियों के लिए फीसें या सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय के उपबंध करता है। मतलब कहीं पे भैया कोई जुर्माने, फीस इत्यादि लगा दिया तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस कारण धन विधेयक इसको नहीं समझा जाएगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, इन सब का उपबंध करता है। किसके द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो भी वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पे अंतिम फैसला किसका होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का होगा, स्पीकर महोदय का अंतिम फैसला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीकर महोदय के पास ही अंतिम निर्णय करने का अधिकार है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला कौन लेता है, तो अंतिम फैसला किसके पास है, स्पीकर महोदय के पास है। 110वें आर्टिकल में इसकी परिभाषा दी हुई है, ठीक है। सो करों के संदाय से संबंधित और बाकी सारी चीजों से संबंधित इस विधेयक में क्या है, धन विधेयक माना जाता है जब भी किसी निधि से पैसा निकालना, जमा करना या उसमें कोई अन्य एक्स्ट्रा कर्ज उठाना हो तो, या किसी टैक्स को अधिरोपित करना संसद के द्वारा। अगर कोई प्राधिकारी के द्वारा ये किया जाता है तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। चौथी चीज, धन विधेयक अनुच्छेद 109 जिसमें धन विधेयक की व्यवस्थाएं बताई हुई है, राज्यसभा को पारित किया जाता है और
अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए ये कहां पहुंचेगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय तो पहले ही अनुमति दे चुके हैं, तो प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण प्रस्थांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। भाई इन्होंने ये मान लीजिए ये फाइल है वही धन विधेयक वाली, उस पर लिखना पड़ेगा धन विधेयक, ठीक है, जब राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और यहाँ पे स्पीकर महोदय के साइन होंगे, ठीक है, ताकि उन्हें पता तो रहे कि ये धन विधेयक, तो उसकी अनुमति दे दें। ठीक है, समझ पा रहे, बहुत बढ़िया। ये आपके अधिकार हो गए, आर्टिकल हो गए धन विधेयक से संबंधित। विधेयकों पर अनुमति, ये सभी विधेयकों के लिए है, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता, कोई भी फैसला राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर उनके ही होते हैं, है कि नहीं। तो वही है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वह कहाँ जाता है, ऊपर जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति यह घोषित करते हैं कि वह विधेयक को अनुमति दे रहे हैं या अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं यथाशीघ्र उस विधेयक को देखो, धन विधेयक पे तो अनुमति देनी ही पड़ती है राष्ट्रपति को, ये बाध्यता है। ठीक है, अगर कोई बिल धन विधेयक नहीं है, उसके अलावा विधेयक जो है और उनके पास पहुंच गए हैं, तो सदनों को इसके संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि भैया विधेयक उसके किन्हीं इस पर पुनर्विचार कर लें, कुछ कमियां हैं इनको देख लें, संशोधित कर लें और उनको लौटा सकते हैं। धन विधेयक नहीं लौटाया जा सकता। कोई विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिसे संदेशों में सिफारिश की, तो वो कोई समस्या नहीं है। यहाँ साफ सुथरे तौर पे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय के पास जब कोई बिल जाता है, दोनों सदनों से पास हो गया, अब राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, या तो पास करेंगे या नहीं करेंगे, दो ही ऑप्शन है। धन विधेयक है तो उसको पास करना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि ये पास करने होता, पहले आपकी अनुमति ली जा चुकी है धन विधेयक के लेके, ठीक है, तो वो तो पास कर देते हैं। उसके अलावा कोई दूसरे विधेयक है तो उनको क्या कर सकते हैं, ये लौटा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया इसमें फला फला आपको कुछ कमियां दिख रही हैं मेरे को, इसको चेंज कर दीजिए या फिर इसमें संशोधन कर दीजिए। हालांकि ये भी अपने को पता है कि ये एक बार बिना संशोधन के भी वापस पहुंच गए तो पास करने पड़ जाते हैं राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिए जाते हैं कि भैया इसमें कुछ कमी है, क्या है, कैसा है, तब सदन क्या करेगा, विधेयक पर विचार करेगा, पुनर्विचार, दोनों सदन। और यदि विधेयक सदनों के द्वारा संशोधन के सहित या संशोधन के बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर अनुमति देना ही पड़ेगा, अनुमति से नहीं रोक सकते। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 111 में यही लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आर्टिकल 112, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट का नाम सुना है, बजट है ये, हालांकि संविधान में कहीं बजट लिखा नहीं है, लेकिन हाँ आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहे हैं, इसको ही हम बजट कहते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में। ठीक है, सो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बजट जो है वो कौन से आर्टिकल में, तो हमें याद रहे 112वें आर्टिकल में बजट के बारे में बताया। क्या नाम है बजट का, किस नाम से है संविधान में, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यही बजट कहलाता है। अब भैया राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष हमें पता है कि भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये जनरली वित्तीय वर्ष माना जाता है, याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये पूरा एक वित्तीय वर्ष है। तो भैया इस वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करेंगे, भारत सरकार की उस वर्ष के लिए जो भी प्राक्कलित का मतलब ये होता है कि भाई हमने कोशिश करी है, इतना हमने खर्चा निकालने की, एस्टिमेटेड है ना, तो एस्टिमेट करके प्राप्तियां, उनका खर्चा, व्यय जो भैया आया है और जो गया है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इन सब का क्या करता है, बताता है पूरा, और ये संसद के समक्ष रखवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा जाता है, साल भर का लेखा जोखा क्या है, वही बजट कहलाता है। ये राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संसद के पटल पे रखते हैं, ये याद रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण में जो व्यय के प्राक्कलन है, उनमें कौन कौन से व्यय के प्राक्कलन है, इस संविधान में भारत की संचित निधि पर जितने भी व्यय हैं, खर्चे हैं, वो व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, भैया
हमको मान लो कि यार इन इन अधिकारियों की वेतन देनी है, भारत की संचित निधि से ये वेतन जाता है, तो भैया वो पैसा आएगा कहाँ से, हमें देना तो है ही, तो उनको कैसे क्या लाया जाएगा, तो अपेक्षित उनकी राशियां कैसे क्या वो होंगी। भारत की संचित निधि से किए जाने वाले प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति और उनसे संबंधित अपेक्षित राशियां अलग अलग दिखाई जाएंगी, और राजस्व के लेखे हैं जो व्यय का अन्य व्यय से इसमें भेद कर दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार के कॉलम्स होते हैं इनका, भाई कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आया कि किस क्षेत्र में कहाँ कैसा पैसा लगना है, तो उस प्रकार से ये बनाया जाता है। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होते हैं? भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित ये भारत का पूरा जो व्यय किया जाता है बड़ी बड़ी चीजों का, चाहे वेतन भत्ते हों, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हों, उनका खर्चा है, तो वो सब किस पर भारित होता है? वो संचित निधि पर भारित होता है। अब कौन कौन से होते हैं ये देख लो भैया। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां, राष्ट्रपति के खर्चे, उनके भत्ते, उनके पद से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो सब कहां से भारित होंगे? संचित निधि से। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के वेतन भत्ते, उनके खर्चे। ऐसे ऋण भार जो हमने ऋण लिया हो, जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत क्या क्या आता है, उससे संबंधित ब्याज, निक्षेप निधि भार, मोचन भार, उधार लिया हुआ, ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित व्यय। जितना भी खर्चा हमने कहीं से लिया हुआ है, उधारी ली हुई है, तो उसका जो भी ब्याज लगेगा वो, या एक्स्ट्रा जितने भी सारे खर्चे हैं वो कहां से जाएंगे? भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, जो भारत सरकार ने लिए हुए हैं अपने नाम पे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? और क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितने हैं, मुख्य और अन्य सभी न्यायाधीश, उनके संदेह में वेतन भत्ते पेंशन आदि। फेडरल न्यायालय जो भी राज्य न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों संबंधित जो भी पेंशन इत्यादि है वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्र से संबंधित अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल के प्रांत के अंतर्गत। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग महोदय की बात करें तो कैग के सारे खर्चे, किसी न्यायालय या माध्यम स्थल की अधिकरण के निर्णय, डिक्री, पंचाट आदि की तुष्टि के लिए जो भी खर्चा लग रहा है वो अन्य व्यय। कौन से अन्य व्यय? संविधान में संसद के द्वारा विधि बना के जो भी भारित कर दिया जाए संचित निधि पे, वो सारे के सारे खर्चे संचित निधि में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे खर्चे जो है वो यहीं से जाते हैं, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण में बताया जाता है कि क्या कैसे खर्चे आने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बजट है ना। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, क्या 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 एस्टिमेशन किया जाता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति वगैरह बनाई जाती है, इसके लिए सारी है। ठीक है, ये ज्यादा डिस्कस हम इस पर नहीं करने वाले। अनुदान, ठीक है, अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, ये याद रखना। अनुदान मतलब होता है कि हमें खर्चा चाहिए। भाई साहब आपने बजट बनाना चालू किया फरवरी में, बताया, अब आपको बजट पास होते होते हमने बात करी थी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये बजट चलता है। और ये सेशन ऐसा होता है जिसमें सच में टाइम लग जाता है, क्योंकि भारत का पूरा खर्चा निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो बहुत सारे लोग इसमें लगते हैं और ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो उस लंबी प्रक्रिया के लिए हमें खर्चे तो चाहिए ही है, क्योंकि वो तो जब बजट पास हो जाएगा तब पैसा मिलेगा। उससे पहले के लिए क्या करें? तो अनुदान होता है कि पहले से कुछ पैसा हमें दे दो भाई साहब। तो अलग अलग अनुदान होते हैं, है ना, कुछ पैसा जो सरकार को खर्चे के लिए चाहिए है, तो अलग अलग अनुदान होते हैं जिनके बारे में बात करें। तो ये अनुदान कैसे मिलते हैं? राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश पर ही मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए विनियोग विधेयक, ये पूछा जाता है विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक क्या है? लोकसभा के द्वारा 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात क्या होगा? जल्दी से जल्दी भारत की संचित निधि में से लोकसभा के द्वारा इस प्रकार के अनुदानों की और भारत की संचित निधि पर भारित संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरणों में जो भी दर्शित रकम है, इसमें किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए यह विधेयक क्या किया जाता है? पुनर्स्थापित किया जाए।
विनियोग विधेयक कि भैया हमें खर्चे पानी के लिए तो चाहिए सारी चीजें, ठीक है। इस प्रकार से किसी अनुदान की रकम परिवर्तन करने या अनुदान लक्ष्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में क्या करना, परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक से संसद के किसी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति इस बारे में अंतिम निर्णय करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। 115 और 116 इनके उपबंध के अधीन रहते हुए भारत संचित निधि में पारित विधि के द्वारा विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो 15 और 16 क्या कह रहे हैं? 15 में ये अनुदान बताए हुए हैं, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान। ये अनुदान है, ये पैसा देने के लिए 3 प्रकार के अनुदान है। अनुपूरक, कमी को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा ही दे दिया क्योंकि कमी पड़ गई, और अधिक दे दिया, ठीक है। सो ये सारे बताए हैं। 114 में बताया है कि जो भी अपन ने विनियोग की बात करी थी उसमें कि अलग अलग सेवाओं पर हो सकता है चालू वित्त वर्ष में हमने खर्चा इतना जोड़ा था लेकिन हो सकता है ज़्यादा लग जाता है कई बार समस्याओं, तो व्यय किए जाने के लिए कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई गई। अब अपर्याप्त पाई गई तो उस चीज को थोड़ी रोक देंगे क्या? नहीं रोकेंगे। तो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुद्यात इस सेवा पर जो अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय आता है उसको क्या करागा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसको दिया जाता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर या एक्स्ट्रा चीजों पर जो भी खर्चे आते हैं वो सारे के सारे खर्च यहाँ पे इनसे संबंधित हैं, अनुदान दिया जाना। अनुच्छेद 116 लेखानुदान है। ये लेखानुदान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रत्यानुदान है और अपवादानुदान है। ये 3 प्रकार के अनुदान और हैं। वो तो सिंपल से थे, है ना, कि कम हो गया, फिर थोड़ा अधिक है और बहुत अधिक है। ये लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ये भी अनुदान है। 3 प्रकार के यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है वित्त विधेयक, इसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक के बारे में उपबंध करे हुए हैं अलग अलग। 110 में बताया था क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं कि जितने भी बिल हैं 110 में, तो धन विधेयक बताया। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है कि जो सारी चीजें 110 आर्टिकल में बताई हैं वो किस में आएंगी, धन विधेयक में आएंगी। उसके अलावा जो भी काम बचे जाते हैं वो किस में आएंगे, वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इनमें यही अंतर है। वित्त विधेयक 117 में है, धन विधेयक 110 में है, ठीक है। तो इसको क्या है, इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो धन विधेयक जैसा हो। भाई धन विधेयक में राज्यसभा को अधिकार ही नहीं है, लेकिन इस वित्त विधेयक में राज्यसभा को भी अधिकार है ना। राष्ट्रपति इसको रोक भी सकता है। तो सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धन विधेयक खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी देखो यार, हर विधेयक, क्योंकि अंतिम फैसला तो किसका है, वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक में से किसी भी विधेयक को धन विधेयक बनाया जा सकता है, तो धन विधेयक तो वित्त विधेयक होता है क्योंकि वो वित्त से संबंधित है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें अधिरोपण करने का काम हो, अतिरिक्त फीसों की बात करी हो, सेवाओं की फीसों की मांग हो, और ये सारी चीजें जो उसमें हम धन विधेयक में नहीं ले रहे थे वो सारे यहाँ पे वित्त विधेयक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी व्यय करना पड़ेगा, है ना, उसके अंदर कानून बना दो, सारी चीजें हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं धन विधेयक से संबंधित। आर्टिकल 119 प्रक्रिया के नियम बताए हुए 118 में, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या कैसा है, संविधान के उपबंधों के तहत कैसे क्या सारे कार्यक्रम होंगे, कैसे करना होगा, पीठासीन अधिकारी की क्या कैसी प्रक्रिया रहती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किए हैं, है ना, कैसी क्या प्रक्रिया होती है। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन, ये ठीक है। 119 में वित्तीय कार्यों को करने के लिए बताया है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो 17वें भाग में भाषाओं से संबंधित बताई हुई है। 120वें आर्टिकल में ये बताया है। और संसद की भाषा क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है। बाकी आजकल तो मातृभाषा में राज्यों में किया जाता है, ठीक है। संसद विधि के द्वारा क्या करे, उपबंध अगर नहीं करती है या जब तक उपबंध ना किया जाए, आपकी वो भाषा क्या है, अंग्रेजी को प्रधानता दी गई थी। फिर 15 सालों बाद उसको खत्म करना था, जो हो नहीं पाई।
चर्चा पर निर्बंधन, संसद में चर्चा कैसे क्या कर सकते हैं, तो भैया इनको पूरे के पूरे अधिकार दिए हुए हैं, याद रखिए। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसके पश्चात उपबंधित रीति से न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रस्ताव ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने की बात यह है कि संसद में भाई साहब आप पूरे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। संसद में जो प्रतिनिधि हैं एक्चुअली उनके पास तो पूरे अधिकार हैं, तो उन पे जो आप बात कर सकते हैं संसद में, उस हिसाब से कानून के हिसाब से काम होगा। बाकी न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जाँच ना किया जाना इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि इनको तो पूरे अधिकार, तो अब सबको आप संसद के सदस्यों को भी अपने अंदर रख लोगे, फिर वो पूरी प्रक्रिया, उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो वो कैसे अधिकारों की मांग कर पाएंगे, कैसे कानून बना पाएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ बताई हैं। न्यायालय को भी क्या है, परिवर्तनीय नहीं करा है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है इनकी प्रक्रिया में। न्यायालय संसद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यही सारी चीज़ें, उनकी कार्यवाही जो भी रही संसद की, उनकी जाँच नहीं कर सकती। तो ये सारे के सारे अधिकार थे विधेयक से संबंधित, जिनमें प्रमुख विधेयकों पे हमें डिस्कस करना था। कौन कौन से हो गए थे? एक तो धन विधेयक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, धन विधेयक। इसके बाद बजट की हमने बात कर ली, है ना, और वित्त विधेयक की हमने बात कर ली, है ना, वित्त विधेयक। इसके अलावा अनुदान हो गए भैया बहुत सारे। ये अनुदान क्या होते हैं? अनुपूरक इत्यादि, ये पूर्तियों के लिए अनुदान दिया जाता है, तो वो अलग अलग, हाँ, अनुदान होते हैं। लेखानुदान जिसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेखानुदान क्या है? बजट के समय में खर्चाओं के लिए दिया जाता है लेखानुदान। ये कई बार पूछ लिया जाता क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। अभी भी अगर कुछ डाउट एंड डिस्प्यूट बचे हों तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, उनको रिजॉल्व किया जा सके। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में किससे संबंधित, अभी भैया समितियां बची हैं, संसदीय समितियां, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।